साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम मित्र पर। मैं हाजिर हूं आपके बीच एक और नई वीडियो के साथ। तो अपने पिछली वीडियो के अंदर 920 तक जो क्वेश्चन है हरियाणा जीके के अपने कवर कर लिए थे। आज 921 से शुरू करने जा रहे हैं। और कल जाते जाते आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि रजिया सुल्तान है वो किन की पुत्री थी। तो उसका जो सही उत्तर होगा वो है इल्तुतमिश। जो गुलाम वंश के शासक हुए थे इल्तुतमिश, उनकी पुत्री थी रजिया सुल्तान। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो क्वेश्चन नंबर 921 से। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है कि दिल्ली सल्तनत के सभी राजवंशों ने कितने वर्षों तक शासन है वो किया था। यानी दिल्ली सल्तनत के अंदर जितने भी राजवंश हुए हैं उन्होंने कुल जो शासन है वो कितने सालों तक किया था, वो अपने को देखना है। तो चलिए देख लेते हैं, अपने ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 300 वर्ष, 320 वर्ष, 350 वर्ष या फिर 400 वर्ष। तो कुल कितने सालों तक दिल्ली सल्तनत के सभी राजवंशों ने शासन किया था। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 320 वर्ष। 320 वर्ष। चलिए फैक्ट देख लेते हैं इसके कि दिल्ली सल्तनत है वो 1206 से लेकर के और 1526 तक रही, यानी 320 वर्षों तक रही। इसके अंदर गुलाम वंश भी आया, खिलजी वंश भी आया, तुगलक वंश भी आया, सैयद वंश भी आया और लोधी वंश शामिल थे। ये इतने वंशों ने जो है वो दिल्ली सल्तनत पर 320 वर्षों तक राज किया था। इस काल में विदेशी आक्रमण और सांस्कृतिक मेलजोल हुआ। सल्तनत के बाद मुगल साम्राज्य का उदय होता है। यानी जैसे ये सल्तनत का समय समाप्त होता है उसके बाद में मुगल साम्राज्य, यानी 320 वर्षों बाद 1526 के बाद में है वो मुगल साम्राज्य का उदय होता है। सल्तनत काल में स्थापत्य कला खूब फली फूली। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि दिल्ली सल्तनत पर सबसे लंबे समय तक शासन किस वंश ने किया था। ये पूछा है कि सबसे ज्यादा अगर शासन पूछे लंबे समय तक तो वो इनमें से किसने किया था। तो अपने ऑप्शन देख लेते हैं। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश या फिर सैयद वंश। तो सबसे ज्यादा शासन पूछे समय के अनुसार तो वो तुगलक वंश था। तुगलक वंश ने किया। कुल जो शासन रहा 320 वर्षों का दिल्ली सल्तनत का रहा था, जिसमें तुगलक वंश है उसने सबसे ज्यादा समय तक शासन किया था। पूछे कितने समय तक किया, तो 94 वर्षों तक किया था। इनके प्रमुख शासक हुए कौन से? गयासुद्दीन तुगलक थे, मोहम्मद बिन तुगलक थे, फिरोज शाह तुगलक थे। ये सभी तुगलक वंश के हुए हैं। तो तुगलक शासकों ने नई राजधानी बनाई जैसे तुगलकाबाद। इनके शासन में अनेक नहरें और मस्जिदें भी बनी। शासन काल के अंदर विद्रोह भी खूब हुए थे। यानी जितना लंबा समय काल बीतेगा उससे विद्रोह जो है वो भी ज्यादा होते हैं उसके अंदर। चलिए आगे देख लेते हैं। ये अपने सरकारों के अंदर भी देखते हैं कि अगर 10 साल लगातार सरकार रह जाए किसी की तो फिर जनता के अंदर विरोध भी उत्पन्न होने लगता है धीरे धीरे। तो वही बात तब थी। तो 94 वर्षों तक उन्होंने शासन किया था कुल। आगे है दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम समय तक शासन है वो किस वंश ने किया था। अच्छा, अधिक पूछे तो तुगलक वंश आ गया। पूछे कम किसने किया तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश या फिर लोधी वंश। तो सबसे कम पूछे तो किया था खिलजी वंश ने। इनका जो शासन काल है वो सबसे कम रहा था। 320 वर्षों में से 30 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था। इस वंश के सबसे महान शासक हुए वो है अलाउद्दीन खिलजी। वो सबसे प्रसिद्ध थे। उन्होंने मंगोल आक्रमणों को रोका, बाजार नियंत्रण नीति उन्होंने चलाई थी, साम्राज्य को दक्षिण तक भी इन्होंने बढ़ाया था। आगे देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश ने कितने वर्षों तक शासन किया था। अच्छा, पीछे फैक्ट के अंदर पढ़ गया है कितने वर्षों तक शासन किया। 60 वर्ष, 80 वर्ष, 94 वर्ष या फिर 100 वर्ष। तो कितने वर्षों तक किया था? 94 वर्षों तक। सबसे ज्यादा लंबा कार्यकाल था इनका किसका? तुगलक वंश का दिल्ली सल्तनत पर। 94 सालों तक इन्होंने राज किया था। इसकी स्थापना की थी गयासुद्दीन तुगलक ने। तुगलक शासक नीतियों के लिए प्रसिद्ध रहे। मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं हैं वो ज्यादा चर्चा में रहती हैं। फिरोज शाह तुगलक ने कई सार्वजनिक कार्य हैं वो करवाए थे। तुगलक काल के अंदर विद्रोह भी खूब बढ़े थे।
अच्छा, दिल्ली सल्तनत पर खिलजी वंश ने कितने वर्षों तक शासन किया? अच्छा, सबसे कम किया किसने? खिलजी वंश ने। कितने समय तक किया? तो फैक्ट के अंदर पीछे देख के आए थे। ऑप्शन देख लेते हैं कि 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 35 वर्ष। तो कितने वर्षों तक किया था? 30 वर्षों तक। सबसे कम कार्यकाल खिलजी वंश का रहा था दिल्ली सल्तनत में। इन्होंने 30 वर्ष तक शासन किया, 1290 से लेकर के और 1320 तक किया था। जलालुद्दीन खिलजी है वो इनके पहले शासक थे। अलाउद्दीन खिलजी इनके सबसे प्रसिद्ध शासक हुए जिन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया, दक्षिण भारत तक सेना भेजी थी और खिलजी शासन में इन्होंने मंगोलों को भी हराया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजवंश है वो कौन सा था? इसकी शुरुआत करने वाला राजवंश पूछे तो वो कौन सा था दिल्ली सल्तनत के? तो अपने इसके ऑप्शन देख लेते हैं कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश या फिर सैयद वंश। तो कौन सा वंश रहा इसमें से? गुलाम वंश। सबसे पहले जिसने दिल्ली सल्तनत पर राज किया वो था गुलाम वंश। तो गुलाम वंश को ममलूक वंश भी कहते हैं। एक नाम आ गया ममलूक वंश, याद रखना है। इसकी स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इस वंश में कई गुलाम शासक हुए। इसका जो कार्यकाल है वो था 1206 से 1290 तक, यानी 84 वर्षों तक इन्होंने भी शासन किया गुलाम वंश ने। सल्तनत की नींव भी यहीं से ही पड़ी थी, यानी सबसे पहले शासन इन्होंने किया, गुलाम वंश ने किया था। ममलूक वंश बोलते हैं और दास वंश भी बोलते हैं इसको। स्थापना ज्यादातर पूछते हैं किसने की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कब? तो 1206 में की थी। 1290 तक इनका कार्यकाल कुल है। तो गुलाम वंश का पूरा कार्यकाल है वो 1290 तक रहा था। अच्छा, गुलाम वंश का शासन काल क्या था? ऊपर फैक्ट के अंदर देख रहे थे, आगे क्वेश्चन के अंदर भी आ गया कि इनका शासन काल क्या था। 1192 से 1290, 1206 से 1290, 1210 से 1290 या 1220 से 1290। तो इनका जो शासन काल है वो रहा था 1206 से 1290, 84 वर्ष तक कुल इनका शासन काल रहा था। ऑपरेशन और जो अपने ऑप्शन बी है वो इसका सही उत्तर होगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक है, उन्होंने 1206 में ये शासन है वो शुरू किया था। इल्तुतमिश और बलबन ये इनके प्रमुख शासक रहे थे गुलाम वंश के। कुतुबुद्दीन ऐबक है, इल्तुतमिश है और बलबन है। इनका कार्यकाल है वो अविस्मरणीय इस कार्यकाल के अंदर रहा था। तो इस वंश ने तुर्क शासन को स्थापित किया। अनेक मस्जिदें और इमारतें भी इन्होंने बनवाई थी। इसके बाद में आता है खिलजी वंश जो 30 वर्षों तक रहता है, 1290 से लेकर के 1320 तक रहा था वो। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गुलाम वंश को क्या कहते हैं? गुलाम वंश को क्या कहते हैं? तो चलिए अपने ऑप्शन इसके देख लेते हैं। ममलूक वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश या फिर तुगलक वंश। तो ऊपर पढ़ के आए थे अपने, क्या बोलते हैं गुलाम वंश को? ममलूक वंश भी बोलते हैं। अच्छा, एक और बताया था मैंने, कौन सा? दास वंश। दास थे ना ये, पहले गुलाम थे। इनके जो प्रमुख शासक रहे वो गुलाम रहे थे, शुरुआती जो 3-4 शासक थे वो। तो ममलूक वंश ये एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? गुलाम। गुलाम वंश के शासक गुलाम से शासक बने थे, यानी पहले ये गुलाम थे किसी न किसी शासक के, उसके बाद में ये क्या बनते हैं? शासक बनते हैं। इसलिए इसका नाम भी क्या रखा गया? गुलाम वंश। इसे दास वंश भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? दास वंश। तो दोनों ही पूछे जा सकते हैं, ममलूक भी और दास वंश भी। इसी वंश ने दिल्ली सल्तनत की नींव भी रखी थी। चलिए आगे देख लेते हैं कि ममलूक का अर्थ क्या होता है। ममलूक का अर्थ पूछा है, क्या होता है? सेनापति, बादशाह, गुलाम सैनिक या फिर खलीफा। तो ममलूक वंश रहा कौन सा? गुलाम वंश या फिर दास वंश भी बोलते हैं। तो ममलूक का अर्थ पूछा है, अरबी शब्द है, अर्थ होता है गुलाम सैनिक, जो किसी न किसी के क्या हो? गुलाम हो, अधीन होकर कार्य करें। तो ममलूक अरबी शब्द। सेनाओं में दास सैनिक रखे जाते थे। सैनिक युद्ध कला के अंदर ये माहिर होते थे और गुलाम सैनिक बाद में शासक भी बने थे। मध्य एशिया में है वो ममलूक वंश है वो प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश के कितने शासकों ने शासन किया। अच्छा, शासन काल अपने पढ़ लिया गुलाम वंश का, 1206 से लेकर के और 1290 तक रहा था, 84 वर्ष रहा था।
अच्छा, इस जो समय काल था इसके अंदर कितने शासकों ने शासन किया था, ये पूछा है। तो अपने ऑप्शन देख लेते हैं कि 5, 7, 9 या फिर 11। तो कुल 11 शासकों ने राज किया था गुलाम वंश के इस समय काल के अंदर। 11 गुलाम वंश में कुल 11 शासक हुए। प्रमुख कौन से थे? कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे पहले थे ना, इल्तुतमिश और बलबन, ये तीन प्रसिद्ध हुए थे। ये प्रमुख शासक थे इस वंश के। कुछ शासक कमजोर और कम प्रसिद्ध रहे। इस वंश में गद्दी का संघर्ष है वो आम बात थी, यानी उत्तराधिकारी वाला जो सिस्टम है वो उसमें ज्यादा समस्याएं आती थी, यानी उसके लिए युद्ध वगैरह होते थे या कोई किसी को धोखे से मार देता था तब शासक बनते थे ये। इसने सल्तनत की नींवें मजबूत की, यानी गद्दी के लिए संघर्ष होता था। गुलाम वंश में कितने शासक ऐसे थे जो न किसी के गुलाम थे, यानी शुरुआत हुई गुलाम वंश से। उसके बाद में यह पूछा है कि कुल जो 11 शासक हुए 1206 से लेकर के 1290 के बीच में, इनमें से ऐसे कितने शासक थे जो कभी न कभी किसी के गुलाम रहे थे, बाद में शासक बने थे। तो 2, 3, 4 या फिर 5, तो कितने थे इनमें से? 3 शासक थे। ये शुरुआती जो 4-5 शासक थे उन्हीं में से ये 3 शासक थे जो कभी किसी के गुलाम रहे थे। नाम क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन जो है वो गुलाम थे। इन तीनों ने गुलाम वंश को मजबूत किया, मजबूत शासक हुए ये तीनों ही, गुलाम होकर भी योग्य शासक बने। इनका योगदान है वो सल्तनत के विस्तार में अमूल्य है। गुलाम शासक मध्यकालीन भारत की खासियत थे। गुलाम वंश में कौन कौन से शासक गुलाम थे? तो अभी ऊपर पढ़ के आए अपने, कौन कौन से थे? कुतुबुद्दीन ऐबक भी थे, इल्तुतमिश भी थे, बलबन भी थे, यानी ये सारे ही गुलाम थे। ये जो तीनों ऊपर नाम पढ़ गए हैं, 3 ही शासक गुलाम वंश से गुलाम रहे थे पहले, तो ये तीनों ही थे वो। तो अप्रोक्स सभी इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है वो सही है। तीनों शासक अपनी योग्यता के लिए प्रसिद्ध रहे। कुतुबुद्दीन ऐबक का ये गोरी के गुलाम थे, जो मोहम्मद गोरी थे उनके गुलाम थे। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। इल्तुतमिश ऐबक का दामाद था और गुलाम भी था। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था? दामाद था और गुलाम था। बलबन कौन था? तो ये इस इल्तुतमिश का गुलाम था। ये इसके कुतुबुद्दीन ऐबक थे, मोहम्मद गोरी के गुलाम थे। उसके बाद में इल्तुतमिश है वो ऐबक के थे, इनके दामाद बनते हैं और बाद में शासक भी बन जाते हैं। और बलबन है वो इल्तुतमिश के दाम अपने गुलाम थे, सॉरी। इन शासकों ने शासन कुशलता से चलाया, तीनों ही बड़े शासक हुए हैं। गुलाम वंश का कौन सा शासक ऐसा था जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था? कौन सा था? इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक या रुकनुद्दीन? तो इनमें से कौन सा था जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये मोहम्मद गोरी के गुलाम थे। तो ऐबक ने गोरी को गुलाम से क्या बनाया था? सेनापति। गोरी की मृत्यु के बाद उसने स्वतंत्र शासन है वो शुरू कर दिया, यानी जब तक गोरी थे तब तक उनके अधीन काम किया, उसके बाद में खुल के सामने आने शुरू हो गए और अलग शासन अपना शुरू कर दिया। ऐबक ने लाहौर को राजधानी बनाया था। लाहौर को, लाहौर से गहरा कनेक्शन था इनका, कुतुबुद्दीन ऐबक का। आगे पढ़ेंगे ये चीज। उसे लाल बख्श भी कहा जाता है, लाख बख्श। लाख बख्श किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। बहुत बार परीक्षा के अंदर पूछा भी गया, लाख बख्श या लाखन बख्श नाम से पूछा जाएगा कि किसे कहा गया है, तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा गया है। गुलाम से सुल्तान बनने की मिसाल है। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मोहम्मद गोरी के गुलाम थे बाद में सुल्तान बन जाते हैं। मोहम्मद गोरी का सबसे प्रिय गुलाम कौन था? मोहम्मद जो गोरी थे उनका सबसे प्रिय गुलाम इल्तुतमिश, बलबन, ऐबक या यालदोज? तो यालदोज भी है वो उनके गुलाम रहे थे और ऐबक भी रहे थे, ये दोनों रहे थे। प्रिय गुलाम कौन था? तो ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक है वो मोहम्मद गोरी के प्रिय गुलाम थे। ऐबक को गोरी सबसे ज्यादा मानता था। उसे सेनाओं का नेतृत्व दिया गया, यानी सेनापति बनाया गया। गोरी ने उसे हिंदुस्तान में प्रभारी भी बना दिया था। बाद में ऐबक वो स्वतंत्र शासक बन गया। गुलामी से सुल्तान बनने की मिसाल उन्होंने पेश की थी।
आगे देखते हैं गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, शुरू करने वाला इनको गुलाम वंश को कौन था संस्थापक इनका। तो ऑप्शन देख लेते हैं, इल्तुतमिश, बलबन, ऐबक या याल्दोज। तो गुलाम वंश का जो पहला शासक हुआ था 1206 के अंदर वो था ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक हुए सबसे पहले शासक, तो यही थे। 1206 में सल्तनत की नींव रखते हैं और उसे पहला सुल्तान माना जाता है। उसने कई मस्जिदों का निर्माण भी करवाया। कुतुब मीनार जो है उसका निर्माण भी इन्होंने शुरू किया था। अच्छा, पूर्ण नहीं करवाया इन्होंने, शुरू किया था, नींव रखी थी इस कार्यकाल में, ये ध्यान रखना है थोड़ा सा कि कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो इन्होंने शुरू करवा दिया था। ये दिलेर सेनापति भी था, यानी गुलाम से सेनापति बना, ये सेनापति से ये खुद को स्वतंत्र शासक घोषित करता है। आगे देखते हैं, ऐबक गद्दी पर बैठने से पहले कहाँ का इख्तेदार था, कहाँ का इख्तेदार था ये पूछा है। तो अपने देख लेते हैं ऑप्शन, कहाँ के थे ये, दिल्ली, लाहौर, अजमेर या फिर थानेश्वर। तो कहाँ के थे ये, लाहौर के इख्तेदार थे। अच्छा, किस समय काल की बात है, मोहम्मद गोरी के, मोहम्मद गोरी के। और इख्तेदार का अर्थ क्या है, तो ये क्या है, यानी टैक्स वगैरह लोगों से वसूली किया करते थे, यानी कर इकट्ठा करना, संग्रह करना उसका। और ये सेनापति इनको बना दिया था, ये सेना का प्रबंध करते थे। ठीक है, तो दो काम होते थे इख्तेदार के, यानी कर संग्रह करना और सेना का प्रबंध करना। तो ये लाहौर के इख्तेदार थे, कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ऐबक लाहौर में गोरी की तरफ से इख्तेदार थे, कर संग्रह और सेना का प्रबंध करते हैं कौन, इख्तेदार। और इसी अनुभव से उसने शासन भी चलाया था। लाहौर उनकी राजधानी बनी और वहां से उसने सल्तनत है वो फैलाई थी। अच्छा, इख्तेदार का अर्थ क्या होता है, दरबारी, राजस्व अधिकारी, सैनिक अधिकारी या कर और सेना का प्रबंधक। तो इख्तेदार का क्या हो गया, कर और सेना का प्रबंधक, दोनों चीजें देखे, दोनों काम देखे, वो होगा इख्तेदार। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। इख्तेदार है वो तुर्की शासन में सबसे प्रचलित शब्द था। ये शासक के लिए क्षेत्रीय कर वसूली करता था, यानी लाहौर के इख्तेदार हैं तो लाहौर से क्या करेंगे, कर वसूली करेंगे। सेना के लिए रसद, खाने पीने की व्यवस्था और सैनिकों का इंतजाम करते थे। इख्तेदार को जागीरदार भी कहा जाता था। क्या बोलते हैं इख्तेदार को, और जागीरदार, ये प्रशासन की रीढ़ माने जाते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि ऐबक ने अपनी राजधानी कौन सी स्थापित की थी, कौन सी की थी, दिल्ली, लाहौर, अजमेर या थानेश्वर। तो जब ये 1206 के अंदर खुद को स्वतंत्र शासक वो घोषित करते हैं, तब इन्होंने राजधानी बनाई थी लाहौर को। क्यों, क्योंकि ये लाहौर के इख्तेदार थे, उस क्षेत्र से अच्छी तरीके से परिचित थे, शुरू करते हैं वहां से ये शासन। तो लाहौर के इख्तेदार थे और लाहौर को ही अपनी राजधानी बनाते हैं। तो ऐबक ने लाहौर से शासन शुरू किया। दिल्ली उसके उत्तराधिकारी ने बनाई थी, उनके जो उत्तराधिकारी हुए उन्होंने दिल्ली बनाई थी। लाहौर उस समय सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। ऐबक ने वहीं से भारत में तुर्की शासन बढ़ाया था। और लाहौर कहाँ है, आज वर्तमान पाकिस्तान के अंदर है। अच्छा, ऐबक की पुत्री का क्या नाम था, पीछे पड़ गया है। ऐबक के दामाद कौन थे, इल्तुतमिश। इनके गुलाम भी थे और इनके दामाद भी बने। पूछा है ऐबक की पुत्री का नाम, यानी इनसे शादी जिनकी हुई थी कौन थे, उनका नाम क्या था, रजिया, शाह तुर्कान, नूरजहां या फिर गुलनार। तो कौन थी, तो वो थी शाह तुर्कान, शाह तुर्कान। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। ऐबक की पुत्री थी, इल्तुतमिश से इनकी शादी की जाती। ऐबक की बेटी थी, विवाह इल्तुतमिश से। इल्तुतमिश कौन था, ऐबक का गुलाम। इससे इल्तुतमिश का अधिकार है वो मजबूत हुआ था। क्यों, क्योंकि कुतुबुद्दीन जो ऐबक की बेटी थी शाह तुर्कान, उसकी शादी हुई थी किससे, इल्तुतमिश से। यह वैवाहिक संबंध है वो सत्ता स्थिरता के लिए था, यानी आगे सत्ता तीसरे अपने शासक के रूप में इल्तुतमिश के पास आती है। शाह तुर्कान का विवाह है वो किससे हुआ था, बलबन, इल्तुतमिश, ऐबक या याल्दोज। तो किससे हुआ था शाह तुर्कान का विवाह, तो इल्तुतमिश से, इल्तुतमिश से जो इनके पिता के गुलाम थे, शाह तुर्कान के पिता के गुलाम थे ये इल्तुतमिश, जिनसे इनकी शादी होती है, गुलाम और दामाद। इस विवाह ने इल्तुतमिश को वैध उत्तराधिकारी बना दिया। इल्तुतमिश ने सल्तनत को मजबूत किया
और कुतुब मीनार है उसका निर्माण कार्य है वो पूरा कौन करवाता है, तो वो इल्तुतमिश करवाता है। इल्तुतमिश गुलाम वंश का महान शासक है वो माना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने शुरू करवाया था। अच्छा, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है आपको, फिर उत्तर देना है। पूछा किसने शुरू करवाया था, तो शुरू किसने करवाया था, ऑप्शन देख लेते हैं। इल्तुतमिश, इसने तो पूर्ण करवाया था। बलबन, ऐबक या फिरोज शाह तुगलक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे शुरू करवाया था। पूरा किसने करवाया, इल्तुतमिश ने। तो ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी, इसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक पर रखा गया कुतुब मीनार। इल्तुतमिश ने इसे आगे बढ़ाया, बाद में फिरोज शाह तुगलक है वो इनकी मरम्मत करवाते हैं। 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो, नींव किसके समय में रखी, पूर्ण किसने करवाया और मरम्मत किसने करवाई। यह विश्व धरोहर स्थल भी है कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था, आ गया क्वेश्चन, किसने पूरा करवाया, बलबन, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक या कुतुबुद्दीन ऐबक। तो पूरा पूछे किसने करवाया पूर्ण उस कार्य को, तो इल्तुतमिश ने करवाया था। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, इल्तुतमिश ने करवाया था। ऐबक ने नींव रखी थी लेकिन इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार में कई मंजिलें बनवाई थी। यह जो है वो विश्व की सबसे ऊंची ईंट से बनी हुई मीनार है। इसके ऊपर कुरान की आयतें खुदी हुई है, जो इनकी ईंटें हैं इन पे कुरान की आयतें खुदी हुई है। यह दिल्ली की पहचान बन चुकी है कुतुब मीनार। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था, 2.5 दिन का झोपड़ा भाई, तो अपने ऑप्शन देख लेते हैं किसने बनवाया था, बलबन, इल्तुतमिश, ऐबक या फिर याल्दोज। तो किसने बनवाया था, तो ये भी बनवाया था किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था 2.5 दिन का झोपड़ा। ऐबक ने अजमेर के अंदर बनवाया था 2.5 दिन का झोपड़ा। यह पहले क्या था, संस्कृत महाविद्यालय था, बाद में इसे किस में बदल दिया गया, मस्जिद में। 2.5 दिन के झोपड़े को किस में बदल दिया गया, मस्जिद के अंदर। कहते हैं इसे 2.5 दिन में बनवाया गया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा। आज ये ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है, कहाँ स्थित है भाई, दिल्ली, लाहौर, अजमेर, थानेश्वर। तो कहाँ है ये झोपड़ा, ये है अजमेर के अंदर। अजमेर, अजमेर कहाँ है, राजस्थान में। राजस्थान का एक जिला है अजमेर, वहां क्या स्थित है 2.5 दिन का झोपड़ा। इसे भारत की सबसे पुरानी मस्जिद माना जाता है, यानी मस्जिद है ये एक। ऐबक ने इसे मंदिर तोड़कर मस्जिद के अंदर बदला था। इस पर इस्लामी आर्किटेक्चर के साथ हिंदू शैली की झलक है वो भी देखने को मिलती है। बहुत से पर्यटक इसे देखने के लिए आते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, कोई किला है, महल है, मस्जिद है, मीनार है, क्या है, तो पहले मंदिर था, बाद में तोड़ के क्या बनाया गया, इसको मस्जिद में बदल दिया गया। तो 2.5 दिन का झोपड़ा नाम पड़ा। और 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, मस्जिद है जिसे 2.5 दिन के अंदर बनाया गया, इसलिए इसका नाम पड़ गया 2.5 दिन का झोपड़ा। और ये एक मस्जिद है, पहले संस्कृत कॉलेज, बाद में मस्जिद। हिंदू स्तंभों पर इस्लामी है वो मेहराब बने हैं। यह भारतीय मिश्रित कला का बेहतरीन उदाहरण है। इसके खंभे बहुत खूबसूरत नक्काशी से सजाए गए हैं। आगे देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक है वो लाख बख्श के नाम से प्रसिद्ध था। तो कौन है वो ऐसा जो लाख बख्श के नाम से प्रसिद्ध है, पीछे अपने पढ़ के आए हैं फैक्ट के अंदर, इल्तुतमिश, बलबन, ऐबक या फिर याल्दोज। तो कौन है जिन्हें लाख बख्श की उपाधि है वो दी गई थी, तो वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। इनको लाख बख्श भी बोला जाता है। ऐबक को लाख बख्श क्यों बोलते हैं, क्योंकि वह बहुत दानवीर था, बहुत बड़ा। उसने कवियों और विद्वानों को लाखों दान दिए। उसने दिल्ली में कई निर्माण कार्य करवाए। लाख बख्श का मतलब है लाखों दान देने वाला। यह उपाधि ऐबक की दानशीलता को दर्शाती है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि कुतुब मीनार के निर्माण में किन शासकों ने योगदान दिया था। कुतुब मीनार के निर्माण के अंदर किन शासकों ने योगदान दिया था, तो ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, उपरोक्त सभी। तो किस किस ने योगदान दिया, तो ऐबक ने तो इसकी नींव रखी थी, इल्तुतमिश ने इसका निर्माण कार्य पूर्ण करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने बाद में इसकी मरम्मत करवाई थी, यानी सभी का योगदान रहा। ऑप्शन डी, इन तीनों ने योगदान दिया था कुतुब मीनार के। तो ऐबक ने नींव रखी, इल्तुतमिश ने पूरा करवाया और तुगलक ने मीनार को भूकंप के बाद मरम्मत करवाई थी।
इसमें इस्लामी और हिंदू स्थापत्य कला है वो झलकती है। यह यूनेस्को जो है, यूनेस्को की धरोहर भी है, धरोहर सूची के अंदर शामिल है। क्या? कुतुब मीनार। तो ऐबक की उपाधियां कौन कौन सी थी, यानी ऐबक और क्या क्या बोलते थे? लाख बख्श, कुरान खां, पील बख्श या फिर उपरोक्त सभी। तो अपने पढ़ गए हैं ऊपर, लाख बख्श ये तो बोलते थे, और कुरान खां भी बोलते थे, पील बख्श, तीनों ही नाम थे। तीनों उपाधियां किसको दी गई थी? ऐबक को, यानी उपरोक्त सभी चारों की जो चार है ऊपर तीन दी हुई है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लाख बख्श का अर्थ क्या है? दान देने के कारण पड़ी। कुरान खां उपाधि है वो कुरान से लगाव के कारण मिली। और पील बख्श है वो हाथी सेना के कारण इनको पील बख्श की उपाधि मिली। ऐबक बहादुर सेनापति था। इन उपाधियों से ऐबक की प्रतिष्ठा का पता आपको लगता है। ये वो लाख बख्श के नाम से, यानी दानवीर था, दान देता था, कुरान से उसे प्यार था, लगाव था, इसलिए कुरान खां। और हाथी वाली सेना रखता था, इसलिए पील बख्श नाम भी इसका पड़ा था। अच्छा, ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? 1206, 1210, 1211 या 1212? तो कब हुई थी ऐबक की मृत्यु? 1210 के अंदर। शासक कब बना? 1206 में। मृत्यु कब हुई? 1210 में। 4 वर्ष शासन किया इसने। मृत्यु खेल के दौरान हुई। चौगान यानी पोलो खेलते हुए गिरकर जान गंवाई। घटना कहाँ थी? लाहौर की, लाहौर के अंदर हुई। उसकी मृत्यु के बाद इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा। ऐबक की मृत्यु वो अप्रत्याशित थी। ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? युद्ध में, बीमारी से, घोड़े से गिरकर, विषाक्त भोजन से? तो किस से हुई थी? तो ना तो युद्ध में हुई, न किसी बीमारी से हुई, न कोई विषैला भोजन खाने से उनकी हुई, घोड़े से गिरकर। खेल खेल रहे थे, पोलो यानी चौगान खेल रहे थे और घोड़े से गिर गए। चोट इतनी गंभीर थी कि मौके पर ही मौत हो गई। लाहौर के अंदर उनकी क्या है? समाधि है। और इसकी मृत्यु से सल्तनत के अंदर संकट का समय आ गया था। तो ये थे आज के अपने 30 क्वेश्चन। तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा आपको वीडियो है वो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने जय हिंद, जय भारत।